हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो पार्ट नंबर नेक्स्ट में मतलब पार्ट नंबर 12 जो है आपका, इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट थर्ड या चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 के जो साइंटिस्ट नेम वाले नियम जो हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नियम जो कि आप चैप्टर ओपन करते हैं और स्टार्टिंग में ही आपको आता है बायो सावर्ट का नियम। तो ये नियम क्या है, एक हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। माना भी एक चालक है जिसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। तब इस धारावाही चालक के किसी अल्पांश अल्पांश मतलब छोटी सी लेंथ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बहुत स्मॉल अमाउंट में चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं डीबी की गणना के लिए होता है। तो अगर मैं इसका सूत्र लिखूं तो ये डीबी समानुपाती हो जाता है धारा के, डीबी समानुपाती होता है डीएल के, और डीबी समानुपाती होता है साइन थीटा के, और डीबी व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके बीच की दूरी के, मतलब जो बिंदु P ले रहे हैं उसके बीच की दूरी जहां अल्पांश है। और यहां पर जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा यहां पर जो कोण है वो डीएल वेक्टर तथा आर वेक्टर के बीच में कोण है। ये इसका अदिश फॉर्म है और ये इसका सदिश फॉर्म है। इसके साथ ही साथ आप बायो सावर्ट में पूछ लेते हैं कि एक एम्पियर को भी परिभाषित कीजिए। तो आप क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान रख दीजिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई का 1 एम्पियर हो जाएगा, डीएल की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी, आर की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी, आर की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी। तो ओवरऑल इसकी अल्सो, और ये कितना हो जाएगा 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या 1 टेस्ला भी कह सकते हैं। तो वैसे तो मैंने यहां पर परिभाषा लिखी है कि 1 एम्पियर धारा किसको बोलेंगे, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित होने पर चाप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाए, तो 10 टू पावर -7 टेस्ला या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। तो उस धारा को बोलेंगे 1 एम्पियर। आई होप ये बायो सावर्ट का नियम आप समझ पाए होंगे, इसलिए नोट्स भी बना है। आगे देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ये कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ लें। इसको हम शॉर्ट में एसीएल बोलते हैं। ये अगर इसको पढ़ें तो ये होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल, इसको रेखीय समाकलन कह सकते हैं। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या है, टोटल करंट है। तो इस नियम को हिंदी में पढ़ते हैं, वायु या निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का कितना गुना होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है। म्यू नॉट आपको मैग्नेटिक परमियाबिलिटी बोलते हैं, है ना। और म्यू नॉट का मान आप याद रख लीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इकाई। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये आपने स्टेटमेंट समझ लिया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये होता क्यों है, ये नियम हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, किसकी दिशा, बी की दिशा के लिए। वैसे इसको ज्यादा स्पेशली हम फोकस करते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, है ना। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को आप ये से थ्योरी तो लिखी जाए, लेकिन आप दाएं हाथ के अंगूठे को नियम को समझ सकते हैं। अगर धारा एक सीधे सीधे कंडक्टर से फ्लो हो रही है तो आप अंगूठे को धारा की दिशा में रख दीजिएगा और जो फिंगर्स है उनको कर्ल कर लीजिए। तो फिंगर जो कर्ल फिंगर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा को बताएगा। तो ये मान लीजिए। लेकिन जब कोई धारा किससे बह रही हो, किसी सर्कुलर कंडक्टर से बह रही हो या वृत्तीय चालक से बह रही हो, तब अपोजिट हो जाएगा। ये कर्ल्ड फिंगर्स धारा की दिशा बताएगा और अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो ये है, अगर आप इसको दक्षिणावर्त पेज का नियम को अगर समझना है तो ये आप यहां पर लिखा है, इसके ऐसा कैसा आप समझ सकते हैं, है ना। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मेन हमारा ये है दाएं हाथ का अंगूठा नियम, और ये किसके लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। एक इसमें और एक साइंटिस्ट के नेम पर एक नियम है या बल है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो हमें क्या बोलते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी वेक्टर में कोई आवेश है जो कैसा हो, गतिमान हो, तो उस पर लगने वाले बल को ही क्या बोला है, लॉरेंज बल। तो मैं अगर इसको लिखूं तो ये मैंने लॉरेंज बल लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और इसी को अगर हम लिखें तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन में एन कैप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लॉरेंज बल। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी के ले सकते हैं आप।
अब गॉस का नियम वैसे हमने स्थिर विद्युत में भी पढ़ा है, लेकिन ये गॉस का नियम किसकी बात कर रहे हैं, चुंबकत्व में। तो चुंबकत्व का जो गॉस का नियम है, किसी क्लोज लूप के लिए, किसी क्लोज सरफेस के लिए कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, वो क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र बनाती है मतलब जितना फ्लक्स बाहर होगा उतना ही फ्लक्स अंदर आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स इसमें क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक गॉस का नियम आप चुंबकत्व का भी याद रख सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है, फोर्स की डायरेक्शन या बल की डायरेक्शन बताने के लिए होता है, फोर्स या बल की डायरेक्शन के लिए होता है। जैसे आप में स्टेटमेंट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड की बात करें तो आपको भी आपका लेफ्ट हैंड ही लेना है। इसमें क्या करना है, आपकी मध्यमा जिसको हम मिडिल फिंगर कह सकते हैं, इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर कह सकते हैं, जिसको तर्जनी बोलते हैं हिंदी में, और ये अंगूठा, तीनों को 90 डिग्री पर रखना है, जिसमें आपकी जो तर्जनी होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगी। ये अंगूठा है, ये फ्लो होने वाले चार्ज जिधर फ्लो हो रहा है उसकी दिशा बताएगी, मतलब धारा की दिशा या उसका वेग जिधर है उधर बताएगा। और ये अंगूठा जो है किसकी दिशा बताएगा, यही बल की दिशा बताएगा। तो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं है ना, तो और जो आवेश है, आवेश मान लीजिए 90 डिग्री पर होना चाहिए, ये सारी तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पर। तो आवेश मान लीजिए ऐसा कोई धनात्मक आवेश नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी को रखा, और अगर आवेश नीचे आ रहा, धनात्मक आवेश होना चाहिए, ऋणात्मक आवेश होगा तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये धनात्मक आवेश है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पर लगने वाला बल किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, किधर होगा, ऊपर की ओर। लेकिन अगर धनावेश की जगह इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माने तो बताइए इस पर बल किधर लगेगा, तो इस पर बल लगेगा अंदर की तरफ। याद रखिएगा, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम है, और इसी पर आधारित कौन सी डिवाइस काम करती है आपके लिए मैं ये छोड़ता हूं, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, वैसे हमने जो जितने नियम देखे हैं इस यूनिट के भी हमने लगभग सारे नियम कवर कर लिए हैं। एक बियो-सेवर्ट लॉ या बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए होता है, बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए होता है। और दूसरा हमने समझा है एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही होता है ये। और तीसरा अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखा है, ये बल निकालने के लिए होता है। और गॉस का नियम देखा हमने, वैसे ये फ्लक्स के लिए होता है, लेकिन फ्लक्स में ये क्या हो जाता है, टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है इसमें। और ये हमने सारे नियम पढ़ लिए हैं, एक बार आप चाहे तो एक बार देख लीजिएगा, ये लीजिएगा। पहला बायो-सेवर्ट का नियम, दूसरा एम्पियर का परिपथीय नियम, तीसरा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा रखूं, जैसे अंगूठे को अगर धारा की दिशा में अंगूठे को रखेंगे, तो इसको अगर कर्ल फिंगर्स करेंगे तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई को हम क्या बताते हैं, क्रॉस बताते हैं, और बाहर आती वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या बताते हैं, डॉट से बताते हैं। तो इसका मतलब ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है और ये फील्ड लाइंस किधर जा रही है, अंदर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज बल का आपने देख लिया है। अब इसकी दिशा फाइंड करने के लिए भी हम किसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं। और गॉस का नियम भी हम समझ ही लिए हैं। ये लीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अभी जस्ट हमने रिसेंटली देखा है। ओके, सो आई होप ये नियम वाला सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। ओके, थैंक यू।